राधे राधे फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 1853 का चार्टर एक्ट का समझा चुकी थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले 1857 में आप सब जानते हैं 1857 की लड़ाई हुई थी। तो उसके बाद सब कुछ बहुत बिगड़ गया था इंडिया के अंदर। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसी के लिए उन्होंने फिर 1858 एक्ट लाया, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए जो उस समय ऐसा लगा कि इंडिया के फेवर में है। तो इसलिए एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इसको कहा जाता है। इसमें सबसे पहले क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद है, HBK। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, जो बने थे 1833 में, उनको चेंज करके वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो सबसे पहले बने लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब इसके बाद जो डबल गवर्नमेंट थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, उसको अबॉलिश कर दिया गया, जो स्टार्ट किया हुआ था 1784 में। ठीक है। इसके अलावा और क्या कर दिया गया, एक नया ऑफिस बनाया गया जिसे बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS। ठीक है। जो इंडिया के लिए काम करता था, वो होते कौन थे, वो ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर होते थे, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया में जो भी चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो SOS का एक न्यू ऑफिस बना दिया गया। ये मेन पॉइंट है 1858 एक्ट के। इसके 3 साल बाद एक्ट आया 1861 का। उसमें क्या किया गया, जो वायसराय बनाए थे, जो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, पहले वही थे, उनके पास पावर दी गई कि कुछ इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट करें, जिससे उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ाई जा सके। तो 1861 में ये ऑर्डर आया। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 नाम नॉमिनेट किए गए। ये कई बार पूछे गए हैं, कौन कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। तो इन तीनों लोगों को नॉमिनेट किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में, जिससे उन्हें नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाया जा सके। ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि वो ये कहना चाह रहे थे इंडियंस से कि हम इंडियंस को भी नॉमिनेट कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है। उसके बाद ही मैंने लिख लिया है, क्योंकि UPPCS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया। तो पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ही लाए थे 1859 में। ठीक है। इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता था, एक मिनिस्टर होगा और उसके लिए एक से ज़्यादा एरिया अलॉट कर दिए जाएंगे। मतलब उसको आप पोर्टफोलियो बना दिया जाएगा कि उसे किस एरिया में काम करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हुई थी यही 1861 में, कि ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो दे दी गई वाइसरॉय को। ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि अब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। तो आप सब कमेंट में बताइए कि ऑर्डिनेंस पास करने की पावर प्रेसिडेंट में किस आर्टिकल के अंदर आती है। ठीक है। ये मैंने अपने याद करने के लिए बनाया था कि 1773 से स्टार्ट हुआ था 1833 तक, जब कौन बनाए गए थे, यहाँ पे थे गवर्नर ऑफ इंडिया बनाए गए थे, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे, HBK, याद है, बेंटिंग, 1833 में। तो यहाँ तक सेंट्रलाइजेशन किया गया था। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर सेंटर की तरफ बढ़ाई गई थी। ठीक है। तो गवर्नर बनाए गए, फिर गवर्नर जनरल बनाए गए, फिर वाइसरॉय आते हैं, फिर वाइसरॉय आने के बाद वाइसरॉय आते हैं 1858 में, फिर 1861 का एक्ट आया और उससे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। मतलब धीरे 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 चीज़ें कम होती गई, मतलब सेंटर की जो पावर थी वो धीरे से कम करती गई। तो 1937 तक ये डिसेंट्रलाइजेशन चला। ये मैंने अपने याद करने के लिए लिखा था, चाहे तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि इस समय ना सबसे पहली बार पावर दी गई इंडियंस को कि वो बजट पर डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बस बजट पर डिस्कशन कर सकते हैं इंडियंस, और जो एग्जीक्यूटिव है उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये कब आया था, 1892 में। इससे पहले आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका भी उदय हो गया था 1885 में। तो वहाँ के भी मेंबर्स आ रहे थे, तो वो प्रेशर भी आ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, तो उन्होंने बजट डिस्कशन करने की पावर दी थी और उस पर क्वेश्चंस कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था नॉन ऑफिशियल मेंबर का, अभी थोड़े पहले डिस्कस किया था ना कि 3 मेंबर नाम दिए थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने। तो वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, लेकिन इलेक्शन वर्ड मेंशन नहीं था। ये क्वेश्चन एक बार आया था तो मैंने लिख लिया अपने आपको याद रखने के लिए। ठीक है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1909 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं इनसे तो क्वेश्चन एक्शन में। इसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे नाम देखिएगा, जो मार्ले हैं वो SOS मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, और मिंटो नाम आता है जो उस समय के इंडिया के वाइसरॉय थे। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। इसमें सबसे बुरा जो किया था उस समय वो ये किया था कि जो मुस्लिम्स थे और हिंदू, मतलब उस समय
मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। ठीक है, ये आप और हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को कब मिला था, तो 1909 में मिला था मार्ले मिंटो रिफॉर्म में, और इसलिए मिंटो साहब जो उस समय इंडिया के वाइस रहे थे उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। उसके अलावा उन्होंने क्या किया था कि उसी समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, वो फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्होंने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट काम हुए, एक तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, दूसरा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी फर्स्ट लॉ मेंबर बने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने वही लिखा टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी मेजोरिटी को तो मेंटेन रखा था, मतलब वहाँ ब्रिटिश लोग ही ज़्यादा थे, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी हो गई थी। नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस की मेजोरिटी हो गई थी, लेकिन आपको तो पता है कि पावर किसके पास थी, सेंटर के पास थी, और सेंटर में मेजोरिटी में कौन थे, ब्रिटिश लोग थे। ठीक है, और जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद आया 1919 का एक्ट, जिसे हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अगेन मॉन्टेग्यू मतलब एसओएस ऑफ इंडिया और चेम्सफोर्ड मतलब वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इस समय बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो देखिए क्या क्या चेंज हुए थे। सबसे पहले तो डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब था डबल रूल। कैसे डबल रूल, इन्होंने क्या किया था कि सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया था। कुछ सब्जेक्ट को बोला था ट्रांसफर सब्जेक्ट, कुछ को बोला था रिजर्व सब्जेक्ट। इससे क्या हुआ था कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे उनको डील करते थे गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते थे लोकसभा के। ठीक है, जबकि जो रिजर्व होते थे वो किसके लिए होते थे, गवर्नर और हिज एग्जीक्यूटिव। ये लोक लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। एक्चुअल में जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे वो होते थे जिसमें मेजोरिटी में ब्रिटिश लोग हुआ करते थे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जबकि जो ट्रांसफर्ड होते थे उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, और इसमें बहुत ज़्यादा मेन सब्जेक्ट्स होते भी नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिएगा डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुई, 1919 में। इसके अलावा बाई कैबिनलिज्म भी इंट्रोड्यूस हुई, जो अब आप लोग देखते हो लोकसभा राज्यसभा, तो वो यहीं से दिया गया है, याद रखिए क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो बाई कैबिनलिज्म स्टार्ट हुई थी 1990 में, इसमें बनाया गया अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस को बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब हम लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा और अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या हुआ है, ऑर्डिनेंस की पावर आई थी 1861 से। ठीक है, उसके अलावा डायरकी और बाई कैबिनलिज्म आए 1919 से। ठीक है, अब इसके बाद एक और किया गया था 1909 में, मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। अब 1919 में 6 क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस जो माइनॉरिटी में थे उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। ठीक है, इसके अलावा ये फर्स्ट टाइम हुआ था लिमिटेड लोग होते थे इंडिया के जिन्हें फ्रेंचाइजीज दी गई। फ्रेंचाइजीज मतलब वो वोट डाल सकते थे। ठीक है, अब वो कौन लोग होते थे, तो जो टैक्स देते हो, पढ़े हुए हो, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, उस बेसिस पे कुछ परसेंट लोगों को पावर दी गई थी कि वो जाके वोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है या सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो सेटअप हुआ था 1926 में। ठीक है, रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन पास नहीं हुआ था 1919 में कि ऐसा होगा जो आगे जाके हुआ। उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट हुआ था, प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग कर दिया गया था। याद रखिएगा, इससे पहले बजट की बात आई थी 1892 में, जहाँ पे क्या हुआ था, इंडियंस को बजट पर डिस्कशन करने की छूट थी। अब 1990 में क्या हुआ कि प्रोविंशियल मतलब एक तरीके से समझ लीजिए आज की सिनेरियो में स्टेट। ठीक है, और सेंट्रल मतलब सेंटर। तो स्टेट का जो बजट होगा वो अलग होगा और सेंटर का बजट अलग होगा। ये सेपरेशन हुआ था 1919 में। तो कुछ चीज़ जो इंपॉर्टेंट हुई थी 1919 में, डायरकी आई, बाई कैबिनलिज्म आया, बजट का सेपरेशन हुआ, कुछ लोगों को फ्रेंचाइजी मिल गई, वोट डाल सकते हैं, और सेटअप होगा ऐसा बोला गया, जो 1926 तक बना। ठीक है, ये 1919 का हुआ। 99 अच्छा एक चीज़ हो रही है कि 1990 में 6 इंडियन क्रिश्चियंस उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, जबकि 1999 में क्या हुआ था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। मेजोरिटी हो गई थी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी किसकी, मतलब इंडियंस की, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी फर्स्ट इंडियंस बने थे जिन्होंने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की थी एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, इसके बाद आया 1935। ठीक है, ये सबसे बड़ा था। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी प्रोविज़न लिए गए हैं 1935 के एक्ट से। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या हुआ था, पावर को डिवाइड कर दिया था, मतलब कौन स्टेट लिस्ट में आएगा। जो अब हम चलते हैं तो ये आप बताइएगा कि अब प्रेजेंट सिनेरियो में स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की शेड्यूल के अंदर आती है। ठीक है, तो ये लिया हुआ था यहीं से। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट मतलब जो सेंटर
कंट्रोल करेगी। प्रोविंशियलिस्ट मतलब जो प्रोविंस कंट्रोल करेंगी, कंट्रोनेटिस्ट जो दोनों कंट्रोल करेंगी। और जो रेजिडुअल पावर होती थी वो फेडरलिस्ट के पास चली जाती थी। रेजिडुअल पावर मतलब कोई ऐसा सिस्टम जनरेट हो गया जो जब ये डिसाइड हुआ था तब वो सब्जेक्ट्स नहीं थे, तो वो फेडरलिस्ट के अंदर चले जाएंगे। अभी भी यही होता है कि सेंट्रल सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, कंकरेंट सब्जेक्ट होता है, जो रेजिडुअल होते हैं वो सेंटर के पास चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं बताई देती हूँ। शेड्यूल 7 बताता है डिवाइड्स इन पावर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे, डायरकी जो 1990 में आई थी, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, अभी बताया था डायरकी आ गई 1919 में, मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र और सब्जेक्ट बना दिए थे, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल थे या नहीं थे, तो वो सब हटा दिया गया। ठीक है, कब हटा दिया गया? 1935 में, जो फोर्स में आया 1937 तक, मतलब हट गया था। ठीक है, उसके अलावा डायरकी अडॉप्ट करने के कहा गया था, जो हुआ नहीं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बाई कैमरलिज्म आया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाई कैमरलिज्म आया प्रोविंस के अंदर। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज़, 1990 में भी बाई कैमरलिज्म आया था, लेकिन वो सेंटर के लेवल पे आया था। अब ये आया है प्रोविंस के लेवल पे। ठीक है, जैसे यूपी के भी होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो वही लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, आप सुनते ना, एमएलसी, एमएलए, तो वही। तो 6 प्रोविंस में आया था, किस किस में? बंगाल, मद्रास, बिहार, असम, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, जो पहली यूपी को यही बोला जाता था। ठीक है, इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया था इस बार किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड वर्कर्स, मतलब वो सेपरेशन करते आ रहे थे, जिससे इंडिया जितना डिवाइड हो सके उतना उनका फायदा है। उनकी पॉलिसी थी ना डिवाइड एंड रूल, तो वही वो चल रहे थे। 1909 में मुस्लिम को किया, 1919 में सिक्स और बाकी लोगों को किया, और 1935 में वुमेन्स एंड डिप्रेस क्लास को कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनाई गई थी उसको हटा दिया गया। कब बनाई थी? 1858 में। ठीक है, उसको हटा दिया गया। अच्छा यहाँ पे ये सबसे अच्छा हुआ था, क्वेश्चन आया था, कई बार आया कि 10% पॉपुलेशन अब फ्रेंचाइजी मिल गई थी। 10% पॉपुलेशन को मतलब अब 10% लोग वो होते थे जो वोट डाल सकते थे, जो पहले लिमिटेड को थी वो 10% से बढ़ा दी गई थी। ये भी कई बार आया। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1935 के एक्ट से हुआ था। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बन चुकी थी फेडरल पीएससी। ठीक है, जॉइंट पीएससी का भी एक प्रावधान था। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आज के सिनेरियो में भी जॉइंट पीएससी करके कुछ होता है? ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ था, फेडरल कोर्ट बन गई थी। सबसे पहले कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनी थी? 1773 में, कोलकाता में। ठीक है, अब उसका फेडरल कोर्ट बन गई थी 1937 में। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? एक तो पावर का डिवीज़न हो गया था, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरकी हटा दी गई थी जो 1919 में पाई गई थी। बाई कैमरलिज्म अब स्टेट लेवल पे भी कर दी गई थी। इसमें वुमेन्स और टेक्सटाइल का भी सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया था। उसके अलावा एक्सटेंशन हो गया था फ्रेंचाइजीज का 10% पॉपुलेशन के लिए, आरबीआई एस्टेब्लिश हो गई थी। ठीक है, और काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनाई गई थी वो हटा दी गई थी। लास्ट जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो बस ये क्वेश्चन आ चुका है कि लॉर्ड माउंट बेटन थे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया बने थे। मतलब उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंट बेटन थे, तो उन्हीं को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। वैसे क्वेश्चन सामने आता है, इनके आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो आप मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या क्या हुआ था स्टार्टिंग से। ओके, तो सबसे पहले रेगुलेशन एक्ट 1773 आया था। इसमें क्या होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था उसे कंट्रोल करने के लिए। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग बने थे। इनकी 4 मेंबर की काउंसिल थी। और इसमें क्या हुआ था, लॉर्ड जो वेरिंग हेस्टिंग जो बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनके नीचे आ गए थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1774 में। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ब्राइव को हटा दिया गया था। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया था जो लंदन में रहता था। फिर आया 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल की जो पावर है उसको बढ़ा दिया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से अलग कर दिया गया था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784, इसमें डबल गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम था ब्रिटिश प्रेसिडेंट को इंडिया के लिए। ठीक है, अच्छा अभी ये आप दे सोचिए ये कब हटाई गई थी। ठीक है, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की 2 डिमांड थी कि उन्हें कमांडर चीफ बनाया जाए, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाया जाए। फिर 1793 आया था जिसमें इंडिया के रिवेन्यू से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके स्टाफ को पेमेंट जाता था। फिर 1813 में जो एक पॉइंट रह गया था, वहाँ पे 1 लाख का रुपए दिए गए थे कि एजुकेशन यहाँ पे बच्चों के लिए दी जाए। ठीक है, याद रखिएगा 1 लाख रुपए दिए गए थे एजुकेशन के लिए। इसके अलावा कंपनी की मोनोपोली हटाई थी, बस टी और चाइना के टेरिटरी छोड़ दी थी। उसके अलावा मोनोपोली हटा दी गई थी उसकी। मिशनरीज को परमिट कर दिया था। उसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ था, जो पेमेंट नहीं देते थे उन पर टैक्स लेने का अधिकार दे दिया गया था।
तो जो टैक्स नहीं देते थे ना पनिश कर सकते थे। इसके बाद 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो बेंटिक बने। ठीक है, इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि सिस्टम बना दिया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई सिविल सर्वेंट के लिए ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, ऐसा सोचा गया था। फिर 1853 में क्या हुआ था, सबसे पहले यहीं पे ऐसा हुआ था कि अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया था। उससे पहले 20-20 साल के लिए दिया जा रहा था। ठीक है, जो चलानी 3 साल ही चला। ठीक है, मैकाले कमेटी आई थी 1854 में, तो इसकी रिकमेंडेशन पे ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम को अलाउ किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई थी, जिसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते थे, लेजिस्लेटिव फंक्शन होते थे। लेजिस्लेटिव फंक्शन में 6 मेंबर होते थे, जिसमें इंडिया को इंक्लूड किया गया, जिसमें से 6 में से 4 इंडियन होते थे। कहाँ के, वही मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, पहली वाली सिटीज़ प्लस आगरा। ठीक है, इन शॉर्ट वो उन्होंने क्या कर दिया, इंडियंस की मेजोरिटी को बढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद 1857 का वॉर हुआ, तो उसके बाद सब बिगड़ गया। फिर आया 1858 एक्ट, जिसे आप एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हटा दिया गया, वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो पहले बने कैनिंग। डबल गवर्नमेंट अभी जो बताया था वो इसी में हटा था 1858 में। ठीक है, इसका एसओएस का स्टैब्लिशमेंट हो गया। फिर 1861 में क्या हुआ था, नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी बढ़ा दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कैनिंग ने 3 नाम नॉमिनेट किए थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटेला और सदिनकर राव। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ था, ऑर्डिनेंस की पावर दे दी गई थी। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम आया था। फिर 1892 का एक्ट आया, इसमें बजट पर डिस्कशन करने की पावर दे दी गई और क्वेश्चंस भी करने की पावर दी गई। फिर 1999 का आया पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट बोल दिया गया, मिंटो हो गए फादर ऑफ ह्यूमन इलेक्टोरेट। ठीक है, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी होगी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बन गए फर्स्ट मेंबर, जो थे लॉ मेंबर, किसमें, वाइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, 1919 मॉन्टेगू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म आया। इसमें क्या हुआ, डायरकी इंट्रोड्यूस की हुई, बाई कैमरस इंट्रोड्यूस हुई सेंट्रल पे। ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइजी की वोट के मतलब फर्स्ट टाइम वोट देने का अधिकार 1919 में आया, जो फर्दर एक्सटेंड हुआ था 1935 में, जो 10% पॉपुलेशन से दे दिया गया था। मुस्लिम के अलावा सिख्स और एंग्लो इंडियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। पीएससी की स्टैब्लिश के बारे में सोचा गया, जो 1926 से बना। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोविंशियल सेंट्रल बजट को सेपरेट कर दिया गया। डायरकी इंट्रोड्यूस, बाई कैमरस इंट्रोड्यूस, सेपरेशन ऑफ बजट टू सेंट्रल एंड प्रोविंस। फिर 1935 में क्या हुआ, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, फेडरल, प्रोविंशियल, कंकरेंट और रेजिडुअल किसके अंदर चलेगी, फेडरल के अंदर। डायरकी को हटा दिया गया 1919 में जुलाई था, जबकि बाई कैमरल को बढ़ा दिया गया स्टेट के अंदर, मतलब प्रोविंस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा 10% पॉपुलेशन को फ्रेंचाइजी मिल गई, आरबीआई का स्टेब्लिशमेंट हो गया, फेडरल कोड बन गया, वुमेन का सेपरेट इलेक्टोरेट बोला गया और पीएससी का स्टेब्लिशमेंट हो गया। ठीक है, और 1858 में जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको बैठा दिया गया। और लास्ट तो हो गया 1947, लॉर्ड माउंटबेटन बन गए इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, होपफुली आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। ओके, राधे राधे।